नमस्कार। मैं आज ये वीडियो हिंदी में पेश करूंगा और उसका कारण ये है कि मुझ पे आरोप लगाए गए हैं कि मैं मात्र इंग्लिश भाषा से प्रेम करता हूं और सारे वीडियो इंग्लिश में करता हूं। तो कहीं YouTube कमेंट्स आते हैं, कहीं फ़ोन्स आते हैं कि मैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का भी प्रयोग करूं। तो कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम हिंग्लिश से काम चलाऊं आज, हिंदी और इंग्लिश। बात यह है कि शुद्ध और साफ हिंदी आजकल सुनाई देती नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हिंदी के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो 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 लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं जिनसे कुछ भावनाओं को ठीक रूप से प्रकट किया जा सकता है, वो सुनने में ही नहीं आते। और क्योंकि वो सुनने में ही नहीं आते, वो प्रयोग में नहीं रहते और मैं भी अक्सर इन शब्दों को भूल जाया करता हूँ। चलिए, मौका मिलेगा कि इस माध्यम से मेरी हिंदी थोड़ी और दुरुस्त हो जाए। टू बिगिन विद, अनंत सुले जी, आपका बहुत बहुत आभार। बेहतरीन किताब भेजी आपने मुझे, प्रीत भरारा। मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ें। इसका हिंदी अनुवाद भी शायद अवेलेबल हो। डूइंग जस्टिस, प्रीत भरारा, वेरी बिग लेजेंडरी नेम इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द फील्ड ऑफ लॉ। ओके, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जिस पे मैंने एक वीडियो पहले भी किया था। बैंक्स से यदि आपने लोन उठाया है, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और किसी और प्रकार का लोन, या क्रेडिट कार्ड, आपने क्रेडिट कार्ड की सेवाएं अवेल की हैं, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है और क्रेडिट कार्ड पेमेंट देने में अगर विलंब हुआ है, तो ये हम सब इस बात से परिचित हैं कि बैंक्स आपके केस को रिकवरी एजेंट्स को सौंप देते हैं और रिकवरी एजेंट्स फिर आपके पीछे लग जाते हैं। रिकवरी एजेंट्स की हरकतें सुर्खियों में रहती हैं और इसके ऊपर वाद विवाद भी उठे हैं और इसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी जारी किया है। रिकवरी एजेंट्स बैंक के लोन को रिकवर करने के चक्कर में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इस पे गाइडलाइंस भी उपलब्ध हैं। लेकिन इन गाइडलाइंस की ठीक तरह से इन गाइडलाइंस का ठीक तरह से पालन नहीं होता है, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स जानते हैं कि आप पहले से परेशान हैं, आपको एक दो गालियों के साथ और थोड़ा दबाया जाता है और वो ऐसा वक्त नहीं रहता है कि आप अपने राइट्स को लेके कॉग्निसेंट रहें। आप उस वक्त ऐसा नहीं सोच पाएंगे कि आपके जो अधिकार हैं, आपके जो मूलभूत अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो आप उसके विषय में क्या कर सकते हैं। मेरे आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे उपाय सुझाएंगे जहां पे अगर आपको लगे कि आपके साथ गैर कानूनी हरकतें की जा रही हैं बाय रिकवरी एजेंट्स ऑफ बैंक्स, तो आप इनमें से एक उपचार को अपना सकते हैं। इसमें मैं पहले अवश्य कहना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड ना लें तो बहुत बेहतर है, और यदि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो जल्द से जल्द उसका भुगतान कीजिए। 1 रुपये का आउटस्टैंडिंग मत रखिए, क्योंकि सबसे बेकार किस्म के लोन में से एक लोन ये होता है। जब आपको फोन्स आते हैं तो आपके पास चारा नहीं रहता है कि आप फोन स्वीकार करें, गाली गलौज फलाना फलाना, और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। एक ऐसे एपिसोड, एक ऐसे फोन के बाद आपको लगता है कि वाकई में मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं, जबकि आप हैं नहीं। हमारे देश में, यहां तक कि समस्त विश्व में, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। ये किसी के हाथ अभी तक आए नहीं है और ऐसा कोई रिकवरी एजेंट नहीं है जो इनके घर तक पहुंचा है। लेकिन अगर आपने मात्र 10,000 रुपए बाकी रखे हैं क्रेडिट कार्ड में, तो यकीनन आपको फोन आएगा, और यदि आपने पैसे नहीं भरे तो यकीनन वो फोन कॉल ऐसा रहेगा कि ये आपको काफी दर्द और वेदना का एहसास दिलाएगा। तो अगली बार यदि आपको ऐसे फोन कॉल्स आए तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक, जो कि संपूर्ण रूप से गूगल पे अवेलेबल हैं, सुबह 7 बजे, प्रातः 7 बजे से लेके संध्या 7 बजे तक के अंतरकाल में ही कोई आपको फोन कर सकता है। उसके बाद यदि कोई आपको फोन करता है तो पहली बात यह कि आपको उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप एक किताब लिख के नोट करना स्टार्ट करें कि आपको फोन कौन से नंबर से आ रहे हैं। आपको थोड़ी मेहनत है। देखिए, आपके अधिकार आपके संग तभी रहेंगे जब
आप इस बात से परिचित हैं कि आपको अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी है। तो एक नोटबुक लीजिएगा, लिखिए कौन से नंबर से कॉल आया है, किस वक्त आया है और कौन से डेट पे आया है। नंबर, टाइम ऑफ द कॉल, डेट ऑफ द कॉल। हो सके तो उनका नाम भी लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये काफी मुमकिन है कि जो रिकवरी एजेंट है अपना कोई भी नाम बता देगा और अपना असली नाम नहीं बताएगा। तो सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि आप एक नोटबुक में लिख के रखें कि आपको कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं और कब आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, और ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहना जरूरी है। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि आपको पुलिस स्टेशन तक जाना है। और यदि आप सोचते हैं भाई इसमें हम पुलिस स्टेशन तो नहीं जा सकते, ऐसा काम हम नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को इसी वक्त बंद कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। यदि आप पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं तो ये समझ लीजिए कि इसी वजह से रिकवरी एजेंट्स कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो ऑलमोस्ट गुंडागर्दी के रूप में सामने आती हैं। फाइल है कंप्लेंट विद द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में जब आप जाएंगे तो एफआईआर इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। आपको शायद और भी अपमानित होने लायक या अपमानजनक सवाल पूछे जाएंगे, आपने लोन ही क्यों लिया जब देना नहीं था। आपको लगेगा कि पुलिस स्टेशन में भी शायद कोई ऐसा बैठा है जो रिकवरी एजेंट के साथ काम करता है। लेकिन आपने जब पुलिस स्टेशन जाना है तो खाली हाथ और अपनी मुस्कुराहट के साथ नहीं जाना है। आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा, एड्रेस टू द पुलिस स्टेशन इंचार्ज, और पत्र की शैली बहुत ही सिंपल है। उसमें आप लिखेंगे अपना नाम और एड्रेस, विषय लिखेंगे रिकवरी एजेंट की गैर कानूनी हरकतें, और लिस्ट में आप पहले स्टार्ट करेंगे कि आपको इन नंबरों से इन दिनों इन समय पे कॉल्स आ रहे हैं, और आप उनसे अनुरोध करते हैं कि इन कॉल्स की तफ्तीश की जाए और ऐसी हरकतों को रोका जाए। अगर आप मौखिक रूप से इसका उल्लेख करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एफआईआर में तब्दील होगा। लिखित रूप से जाएंगे तो इतना तो तय है कि उस पत्र के ऊपर एक ठप्पा जरूर मिल जाएगा आपको फोटोकॉपी पे, ये कहते हो कि आपका पत्र वहां पे स्वीकार तो किया गया है। अगली बार या तीसरी बार या चौथी बार जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे इस पत्र को लेके, तो शायद वो अपने आप एफआईआर में तब्दील हो जाए। सो फर्स्ट स्टेप, एफआईआर एट अ लोकल पुलिस स्टेशन। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कि धाराएं कौन सी हैं। आप वकील नहीं है और ना आपको किसी वकील के पास जाने की जरूरत है। आपका काम नहीं है कि धाराएं कौन सी धाराएं हैं जिनका उल्लंघन हुआ है, ये उनका काम है। ये पुलिस स्टेशन का काम है कि वो पता करें कि इनमें गलतियां क्या हैं और गैर कानूनी हरकतें इनमें से कौन सी हैं। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा और हिम्मत जुटा के ये लेटर जो आपने पुलिस स्टेशन में जमा कराया है और जिसका एक्नॉलेजमेंट ठप्पा आपने लिया है, उस लेटर के समेत आप अपने बैंक के निकटतम ब्रांच पे जाएं। ये शायद आपने सोचा नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड आपको कोई ना कोई बैंक उपलब्ध कराता है, उस बैंक का निकटतम ब्रांच आपके घर के आसपास कहीं होगा। यदि आप वहां पे जाएंगे और मैनेजर से मिलने की गुहार लगाएंगे तो आपको मुलाकात नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना रहेगा कि वो डिपार्टमेंट अलग है और ये डिपार्टमेंट अलग है। वो आपसे ये कहेंगे कि वो आप किसी कस्टमर केयर या कॉल सेंटर पे फोन करके वहां पे आप इसका उपचार ढूंढें, यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम बैंक चलाते हैं और ये रिटेल सेंटर है, ऑल दैट जैज। आपने ये करना है कि आपने वहीं पे टिके रहना है, आपने मैनेजर के पास जाना है, और ये जो पत्र आपने पुलिस स्टेशन में दिया है उसका एक एक्नॉलेजमेंट इनसे भी लेना है। ये कभी होने वाला नहीं है, वो कभी एक्नॉलेज करने वाले नहीं है। लेकिन जिस जिस दिन आपको ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, आपको अगले दिन 1 घंटा निकाल के ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर के सामने 1 घंटा बिताना है और उनसे कहना है कि आप पैसे देने के लिए फिलहाल सक्षम नहीं है, लेकिन देने की पूरी चेष्टा रखते हैं। आपने उनसे गुजारिश करनी है, उनसे अनुरोध करना है कि ये जो फोन कॉल्स जो आपको आते हैं इसको कैसे भी रुकवाया जाए। यदि वो नहीं मानते हैं तो आपको बैंक को शामिल करते हुए एक नया पत्र लिखना है और फिर पुलिस स्टेशन जाना है, और इस बार पुलिस स्टेशन में ये कहना है दैट पिछली बार जब हमने आपको पत्र लिखा उस पर कोई कार्रवाई शायद हुई नहीं है, उसके बाद कॉल्स जारी हैं, तो इस बार आप अवश्य कुछ कीजिएगा और बैंक का पता और एड्रेस फलाना फलाना ये है। जब तक आपको कॉल्स आएंगे तब तक आपको ये करना पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको इस
धनराशि का भुगतान नहीं करना है, आपको अवश्य इसे पैसे को वापस लौटाना है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पैसे तभी वापस लौटाए जा सकते हैं जब आप सुख शांति से जी सकें, सुख शांति से काम कर सकें, बिना भय के, बिना अपमानित हुए। यह आपका पूर्णतः अधिकार है कि आप सुख शांति से जिएं और सुख शांति से काम करें। आप इसी के संग बैंक को सामने से फोन करके कह सकते हैं कि आपको वक्त की जरूरत है और लिखित में उनको दीजिए कि आप और वक्त चाहते हैं। तो दो उपचार हैं, पुलिस स्टेशन जाइए, ब्रांच जाइए। अगर बात फिर भी नहीं रुकती और यदि आपको परेशानी बहुत ही ज्यादा है तो देयर आर प्रोविजंस कॉल्ड इंजंक्शंस। इसके लिए शायद आपको एक वकील की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन आप एक इंजंक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द बैंक एंड रिकवरी एजेंट्स। इंजंक्शन, इसका सिंपल अनुवाद ये है, एक ऐसा ऑर्डर जो माननीय न्यायाधीश पास करते हैं कि किसी एक चीज को किया जाए या ना किया जाए। आप इंजंक्शन ले सकते हैं कि बैंक आपके फोन पे रिकवरी एजेंट्स का फोन नहीं करवाएंगे, खासकर उनके जो बदतमीजी से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। इंजंक्शन के चक्कर में आपको अपने चप्पल घिसने की जरूरत नहीं है। आपको इंजंक्शन या तो पहली या दूसरी सुनवाई में मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। तो इतना कोशिश कर लीजिए कि आप इंजंक्शन ले लें। इंजंक्शन में साफ तौर पे लिखें, सत्य लिखें कि आपने ऐसे ऐसे लोन्स लिए हैं, ईएमआईज नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाएंगे तो बैंकिंग ओम्बड्समैन, OMBUDSMAN नाम के एक अथॉरिटी हैं, उनका वहां पे एड्रेस और टेलीफोन नंबर सब उपलब्ध है। ये जो कुछ आज तक आपने किया है, जैसे कि पुलिस स्टेशन को लेटर लिखना, ब्रांच में जाना, इन सभी को अटैच करते हुए उनको एक ईमेल भेजा जाए और वहां पे आप अपनी परेशानी बैंकिंग ओम्बड्समैन के सामने रख सकते हैं। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव कदम है। बैंकिंग ओम्बड्समैन इस विषय में काफी अधिकार रखते हैं और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आपने सही तौर पे ईमेल लिखा या फैक्स किया तो इससे एक रास्ता जरूर खुल सकता है। अगर आपको लगता है बात यहां तक नहीं रुकती है, अगर आपको लगता है कि रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आ रहे हैं, नीचे वॉचमैन से बात कर रहे हैं, मैंने अक्सर ऐसे किस्से सुने हैं कि रिकवरी एजेंट्स पड़ोसियों का घर जाके खटखटा के जबरदस्ती आपको जलील करने की कोशिश करते हैं। उनका प्रयास ये रहता है कि पड़ोसियों को भी बताया जाए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनका पैसा लिया है और वापस लौटाया नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक और उपचार है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप इन सारे उपचारों में लगें। ये आपको स्वयं निर्णय करना है कि इनमें से कौन सा उपचार आपके लिए है। मैं ये नहीं चाहता कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। अगर पुलिस स्टेशन तक बात सीमित है तो ठीक है, कोर्ट कचहरी में पैसा वक्त दोनों का खर्चा होता है। डिफेमेशन सूट मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई में आपका नाम खराब किया गया है, वाकई में ऐसी हरकतें की गई हैं जिससे कि आप सर उठा के चल नहीं सकते, तो ये एक उपचार आपके पास है। इसके लिए शायद आपको वकील लगे और ये एक ऐसा प्रोविजन है जहां पे आप बैंक के ऊपर डिफेमेशन सूट डाल सकते हैं कि वो खामखा आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। 10,000 रुपया या 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए लिया और नहीं दे पाए, ये अपने आप में कानूनन जुर्म नहीं है अगर आपने दूसरे जुर्म नहीं किए हो। तो अगर आप वाकई में ही ईमानदार हैं, वाकई में अगर आप कर्मठ हैं और यदि ये पैसा आप इसलिए नहीं लौटा पा रहे हैं क्योंकि वाकई में ही तकलीफें कुछ ऐसी हैं जो स्वाभाविक हैं बिजनेस में, तो आप डिफेमेशन सूट एक बार आजमा के देख सकते हैं, इससे काफी असर होता है। अगर आपका कॉलर वॉलर पकड़ा जाए, अगर आपको धमकियां दी जाएं, अगर आपको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आपके निकटतम परिवार के सदस्य को हानि पहुंचेगी, तो इसी को एक्सटॉर्शन कहते हैं। अगर आप गूगल में टाइप करके देखें रिकवरी एजेंट्स एंड उनकी हरकतें, कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं कि ऐसा सब हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो एक्सटॉर्शन के प्रोविजंस काफी सख्त हैं भारत में। आपको पुलिस स्टेशन अवश्य जाना पड़ेगा, लिखित में जाना पड़ेगा
और अगर यदि आप एक दृढ़ निश्चय के साथ ये गुहार लगाते हैं कि ये एक्सटॉर्शन है और उससे कम कुछ नहीं है, तो शायद ये मुमकिन है दैट FIR एक्सटॉर्शन का लगाया जाएगा। मेरे इस वीडियो का तात्पर्य ये नहीं है कि बैंक्स का पैसा डूबे। मेरे वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग लोन लें और बैंक को वापस पैसा ना भरें। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी सिखाया जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो सरल मनुष्य हैं हमारे बीच में, जिनसे वाकई में ही बिजनेस में गलतियां हुई हैं, या जो जिनकी कोई गलती नहीं हुई, पैंडेमिक की वजह से या किसी और वजह से वो पैसा अगर लौटा नहीं पा रहे हैं, तो उनको परेशान करना गलत है। तो उन पे गुंडागर्दी आजमाना और भी गलत है, और कानून को तोड़ना सरासर गलत है। इस वीडियो का आप उपयोग तभी कीजिएगा जब आपको एक ऐसी फीलिंग आए दैट आप हर जगह से गिर गए हैं और घिर गए हैं और आपको उठाने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा आपको फील होता हो तो इस वीडियो का प्रैक्टिकल यूज किया जाए। फिर से टू समराइज, नोटबुक और पेन तो आपके पास है ही। नंबर जिससे कॉल आया, टाइम जिस पे कॉल आया और दिन जिस दिन कॉल आया, सो एंड सो नंबर एट दिस टाइम ऑन दिस डे, इसकी पूरी सूची बनाएं और एक अच्छा सा पत्र लिखें। आपकी स्वयं की भाषा में वो पत्र कबूल किया जाएगा। अगर आप कैलकाटा में तो बंगाली में लिखिए, गुजरात में तो गुजराती में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश तो बिल्कुल चलता ही है। और पत्र लिखें और पुलिस स्टेशन अवश्य जाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आगे आऊं और हिंदी में और बहुत सारे वीडियो करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी के प्रेमी बहुत हैं जो वीडियोस देखते हैं, और मैं चाहूँगा कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स थोड़े आप भी सुझाएं। मेरे मन के निकट एक टॉपिक है, काफ़ी वीडियोस दिखते हैं हिंदी में जिसमें आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप कोई ना कोई व्यवसाय अपनाएं, कोई ना कोई बिजनेस करें। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छी दिशा है आपकी ज़िंदगी में यदि आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लायंसेस भी सीखें। बिजनेस करना आसान नहीं है, बिजनेस करना अच्छा है और एक अपने आप में एक नई राह है, लेकिन बिजनेस करना आसान नहीं है। और यदि आप कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंसेस का हिंदी तर्जमा, हिंदी अनुवाद होता है अनुपालन। अगर आप सारे समूचे लॉज, रूल्स, बाय लॉज, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है, और आपको ऐसे और बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स के फोन्स आएंगे। भारत सरकार के भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कॉल्स आपको आएंगे और उनके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन नहीं जा पाएंगे। इनकम टैक्स, GST, इनके आला अफसरों के नोटिस या कॉल्स अगर आपको आने लगे तो आप दरोगा जी के पास नहीं जा सकते। I'd like to do a video soon जिसमें हम कंप्लायंसेस के विषय में बात करेंगे। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना स्वयं का व्यवसाय स्टार्ट करें, लेकिन उससे ज़्यादा हम आपको प्रोत्साहन देंगे यदि आप अनुपालन करना सीखें। आप जिस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप उतरना चाहते हैं, उनके सारे गाइडलाइंस आपको आने चाहिए। सारे न्यायों का पालन करना पड़ेगा, सारे कानून का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवसाय सिर्फ पैसे बनाने की बात नहीं होती है। पैसे बनाने के 100 रास्ते हैं। अगर आपको कानून का पालन नहीं करना है तो पैसे कमाने के 1 लाख रास्ते हैं। बट इफ यू वांट टू डू बिजनेस यू हैव टू कंप्लाई। मेरा नेक्स्ट वीडियो आशा है इस विषय पे होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो कहीं ना कहीं से कोई आपके मोबाइल पे घंटी बजती है जब भी मेरा वीडियो जारी होता है। Thank you, and once again thank you Anand Suleji, and did I forget to mention Dr. Poonam Nathani? Thank you so much. Beautiful book, highly recommended. Bye bye.